नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के नेताओं द्वारा लगातार की जा रही टिप्पणी को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा। जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए इस पत्र में कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी इस चिट्ठी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए इस पत्र से ये स्पष्ट हो गया है कि मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। आजादी के कुछ समय बाद राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी आरएसएस और उसके संगठनों को लेकर चिताया था। जिस तरीके से हिंसावादी बात कर रहे थे, राष्ट्र की अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। लगता है कि अब एक बार फिर से इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। जेपी नड्डा के लिखे हुए पत्र से ये आज स्पष्ट हो गया है कि मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। आपको याद होगा, आजादी के कुछ ही समय बाद राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आरएसएस और उसके संगठनों के लेकर चिताया था कि किस तरीके से हिंसावादी बातें वो कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र को और राष्ट्र की एकता को, अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। आज बड़े ही अफसोस के साथ इस पत्र का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि लगता है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने से एक साल पहले किस तरीके से आरएसएस और उसके संगठनों ने महात्मा गांधी के खिलाफ षड्यंत्रकारी बातें करनी शुरू कर दी थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 साल पूरे होने पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने देहरादून पार्टी मुख्यालय से कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित तमाम कांग्रेस नेत्री और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि आज जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, उससे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार प्रदेश की महिलाओं को लेकर कोई सुरक्षा दे पाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंकिता भंडारी के साथ अब तक इंसाफ नहीं हो पाया और हत्यारे का आज तक खुलासा नहीं हो पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरीके से पिछले 2 साल में महिलाओं के ऊपर बलात्कार, अत्याचार और दुराचार के केसेस हुए, उसका जीता जागता एग्जाम्पल अंकिता भंडारी की हत्या को आज 18 सितंबर को 2 साल हुए हैं और आज भी उसको न्याय नहीं मिला। इस कोर्ट भाजपा की सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को उनके परिवार की और पूरे प्रदेश की नहीं मानी और न ही इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया। इससे पता चलता है कि भाजपा की सरकार हमारे बेटियों के लिए, देवभूमि की महिलाओं के लिए, देवभूमि की बच्चियों के लिए कितनी इनसेंसिटिव है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उत्तराखंड की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। उनको सिर्फ अपनी राजनीति और सत्ता हासिल करने का काम है। देवभूमि विचार मंच के द्वारा लोक मंथन 2024 का आयोजन किया जा रहा। लोक अवलोकन थीम पर आधारित, जिसके अंतर्गत लोक विचार, लोक व्यवहार, लोक व्यवस्था से संबंधित विषयों पर चिंतन मंथन किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण, नागरिक कर्तव्य आदि विषय लोक मंथन के केंद्र में रहेंगे। और इस आयोजन में लोक नृत्य और स्थानीय लोक व्यंजन की भी प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। लोक मंथन 21 से 23 नवंबर 2024 तक आयोजन हैदराबाद में होगा, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपना देश अपनी संस्कृति को जाने, जिसको हम कहते हैं कि जड़ों की ओर। और संस्कृति यानी उसमें सब बातें समाहित हो जाती है, सारी बातें संस्कृति के अंतर्गत समाहित हो जाती हैं। तो उसमें लोक व्यवहार भी आ जाता है, उसमें विज्ञान भी आ जाता है, उसमें कला भी आ जाता है, उसमें संगीत भी आ जाता है, इसमें अन्य लोक कलाएं होती हैं वे भी आ जाती हैं। इसके अंतर्गत अपना चिंतन क्या है वह भी आ जाता है, अपनी विश्व दृष्टि क्या है वह भी आ जाती है, अपनी निसर्ग दृष्टि क्या है वह भी आ जाती है।
चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सिमली स्थित महिला बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल भी मौजूद रहे हैं। जिलाधिकारी ने सीएमओ चमोली को अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं को जल्द ठीक करने के आदेश दिए ताकि क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ मिल सके। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सिमली का बेस अस्पताल रेफर सेंटर बना हुआ है। डॉक्टर न के कारण यहां पर उपचार नहीं मिल पा रहा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर अस्पताल में उपचार के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए गए हैं। यहाँ पर साहब अभी तक बेसिक रूप से जो है चिकित्सा के नाम पे कुछ भी अभी नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत जो है अगर है भी तो वो भी ना के बराबर है। और हमने तो ये चाहा था कि यहाँ पे बेस हॉस्पिटल ही जो है रहे, क्योंकि 2012 में यहाँ पर बेस की ही घोषणा की गई थी। किंतु कुछ राजनीतिक कारण रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि फिर जो है 2014 में इस जिले में गोपेश्वर में जो है इसको किया गया और न तो वहाँ खुला न यहाँ खुला। फिर एक बेस को महिला बेस बदल दिया गया और फिर आज ये उप जिला चिकित्सालय हो गया। इस प्रकार से नाम बदलने से तो मैं समझता हूँ काम नहीं होता। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि बेस ही यहाँ पे रहे, क्योंकि हमने सर्वप्रथम यहाँ पे बेस के लिए ही यहाँ की जनता ने जमीन दी है और यहाँ पर बेस के लिए ही वातावरण है। और जब तक बेस नहीं होगा तब तक हमारी संघर्ष समिति इसमें संघर्ष करती रहेगी। देखिए, हमारा प्रयास निरंतर जारी है और सिमली में जो महिला बेस चिकित्सालय है उसमें किस प्रकार से हम लोग व्यवस्था ठीक करते हैं, आज इस संबंध में बैठक की। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 बार बैठक की है। कुछ व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ, माननीय विधायक जी के, जिलाध्यक्ष के, हमारे सभी वरिष्ठ थे उनके साथ और जिलाधिकारी भी यहाँ पे आए हुए। जो भी समस्याएं थी जनता की तरफ से जो भी बातें आई हैं, सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि 1 महीने के अंदर उन व्यवस्थाओं को ठीक करें। जो यहाँ पे 2 तरह की मांगे हैं। कुछ मांगे ऐसी हैं जो शासन स्तर से निस्तारण होना है जिनका, तो मैंने सीएमओ को निर्देशित किया है कि जो इस तरह की मांगे हैं उनका एक ब्यौरा बना लें और पत्र तैयार कर लें ताकि सचिव स्तर से रिक्वेस्ट की जा सके उन मांगों को पूरा करने के लिए। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जिला स्तर से जिनका निस्तारण होना है, जैसे यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है रास्ते में आने के लिए, स्वच्छता की व्यवस्था की जानी है। उसके अतिरिक्त और जो रास्ता है हॉस्पिटल से आने का, वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ हो रही हैं, झाड़ी कटाल। उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर-नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है, लेकिन अभी तिथि का चयन नहीं हुआ है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का भी कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भी तैयारियों के संबंध में अवगत करा दिया गया है और राष्ट्रीय खेल कराने में उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जल्द तिथि जारी करने को लेकर घोषणा का आश्वासन मिला है। खेल मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय खेल करवाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। नेशनल गेम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा और चूंकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में, तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र स्थित रोशनाबाद हेल्थ केयर सेंटर में स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है। दरअसल ये महिला के गर्भपात के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से उसकी हालत गंभीर हो गई है, जिसके बाद में लोग आक्रोशित हो गए और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित भी किया गया। फिलहाल घटना के बाद में आपको बताते चले कि हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर वहां से फरार हो गए। इसको लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोशनाबाद में कई अवैध क्लिनिक चल रहे हैं जहां इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं।
प्रदेश में अब बिजली मीटर की खामियां तेज से दूर होने लगी हैं। दरअसल इसके लिए ऊर्जा निगम के ईसी रोड स्थित मीटर टेस्ट लैब को अपग्रेड कर दिया गया, जिसको लेकर ऊर्जा निगम के निर्देशक परिचालन MRR ने बताया कि ये NABL से पहले सर्टिफाइड लैब है। इसमें सिंगल फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 20 पोजीशन टेस्ट बेंच स्थापित की गई हैं, जबकि 3 फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 10 पोजीशन टेस्ट बेंच उपलब्ध हैं और लैब में भारतीय मानक के अनुरूप सभी प्रकार की इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी किए जाते हैं। मैं इसमें ये हमारे 2 लैब हैं, एक हल्द्वानी में और एक देहरादून में हमने कर रखा है। ये लैब हमने अपग्रेड किया है, इसे NABL सर्टिफिकेशन से ये हमने अपग्रेड कर रखा है। इसमें जो हमारे मीटर टेस्ट होंगे, पर्टिकुलर सोलर के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ी इसकी, सोलर और अन्य उपभोक्ताओं के लिए, इसमें हमने इसमें जो लैब बनी है हमारी, उसमें हम पर डे 40 से 50 मीटर टेस्ट करते हैं और ये NABL हैं और ये जो सर्टिफिकेट मिलता है ये 100% ओके होता है। पहले भी सही था, लेकिन बट हमारे कुछ ओम्बड्समैन ने इसे माना नहीं। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने रानीखेत तालीखेत से आपको बताते चले कि बिनसर और भिकिया सैन मंडल में बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ में सदस्यता अभियान के तहत नए सदस्य बनाने के लिए सदस्यता नवीनीकरण अभियान में प्रतिभाग किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों से बीजेपी की सदस्यता दिलाकर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का रानीखेत में 23,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों को भी जनता के साथ साझा किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में भी बताया है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। उसके निमित्त आज इस अभियान को और तीव्र गति से प्रारंभ हो, उसके लिए मेरा पूरा रानीखेत का कार्यक्रम रहा और उसके निमित्त रानीखेत और उसके बाद तारीखेत, बिनसर महादेव और अभी भिकियासैन में यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में हमारा पूरा लक्ष्य है कि जिस तरह से रानीखेत जिले का लक्ष्य है 23,000 सदस्य बनाने का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे जिले के मुख्यमंत्री और सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष सहित हमारी पूरी जिले की टीम। आपको बताते चले कि पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान लगातार बीजेपी पार्टी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने एक प्रतिभाग किया कार्यक्रम में, जहां पर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया और साथ ही बीजेपी से सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए लोगों को आग्रह किया। उनसे कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी में शामिल हों ताकि पार्टी का और ज्यादा विस्तार हो सके। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि रानीखेत से हैं, जहां पर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान जो है वो किया गया है। लगातार बीजेपी से जुड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा और बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो लगातार आए दिन जुड़ रहे हैं इस पार्टी से। साथ ही सदस्यता नवीनीकरण अभियान आयोजित किया गया, जहां पर राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने शिरकत की और यहां पर पार्टी से जुड़ने के लिए आह्वान भी करते नजर आए हैं। आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चल रहा। चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। वो आगे प्रेषित करना बहुत जरूरी है। मैं सभी नवनियुक्त वरिष्ठ अभियंताओं को उनकी नियुक्ति पर पुनः शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के सपने को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके साथ साथ रावी की रवानी बदलेगी, सदलत का मुहाना बदलेगा और शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार ना हो, बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। आइए परिवर्तन करें, बदलाव लाए, एक अच्छी परिपाटी को उत्तराखंड में डालें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रों की और हमारे दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय मंत्री जी। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल, झोली में कर्म की साख को हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से अपने हिस्से का दीप खुद ही जलाना होगा। और अपने हिस्से का दीप जला रहे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड को सिरमौर बनाने का, और इसका परिणाम आप देख रहे हैं। जो वादा किया था वो निभाया कि नहीं निभाया। एक बार जोरदार ताली हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए और हमारी उत्तराखंड सरकार के लिए। और अब सीधे आपको जोड़ते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी आप लोगों से बातचीत भी करना चाहेंगे, कुछ युवाओं से बातचीत भी करेंगे, समाज भी स्थापित करेंगे। जोरदार ताली के साथ सीधे जोड़ते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी से। किनसे जोड़ा है? क्या नाम अपना नाम बता दीजिए। अच्छा, आपका किस विभाग में हुआ है चयन? लोक निर्माण विभाग में हुआ है। चलिए, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। और कितनी बार में हुआ ये? सर नहीं मतलब आप कब से तैयारी कर रहे थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। 2019 से तैयारी कर रहा था सर। अच्छा, वाह। चलिए, तो सफलता कौन से अटेम्प्ट में मिली? अभी तो सर मैं NHPC में कार्यरत हूँ। अच्छा, 2 साल 3 महीने हो चुके हैं। वो पहला अटेम्प्ट था, वो चयन हुआ। अब ये दूसरा अटेम्प्ट है, इसमें भी चयन हो चुका है। अरे वाह। चलिए, आपका तो स्ट्राइक रेट 100% है। बहुत बधाई आपको खड़ाकुटी जी। और क्या है आपका अभी तक का जो चयन प्रक्रिया हुई, कैसी लगी? कितने समय में पूरी हुई? ये आपको लगता है कि जल्दी हुआ है? इस बार अक्टूबर में हुआ था ना आप लोगों का ये विज्ञापन? हाँ सर, अभी ये पुराने सीनियर से ही बात हुई थी बात। 2015 के पास आउट थे, तो वो बोल रहे थे कि और बार 17 की भी जो परीक्षा थी वो भी अटेम्प्ट की थी। तो उन्होंने ये बताया कि और बार से इस बार बहुत ही अच्छा रहा है, परीक्षा भी बहुत शीघ्र हुई है और पारदर्शिता भी बहुत है थी इस एग्जाम में। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई संदेश आपका? आपके जैसे बहुत सारे युवा लोग, जो लोग आप लोग अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे ना, प्रेमचंद अग्रवाल जी, कि इसमें लाखों लोगों ने भाग लिया होगा, हजारों लोगों ने, लेकिन आप ही कुछ लोगों को जो है मौका मिला है, आप सब लोगों ने, आप सबका ही चयन हुआ है। तो ऐसे अभी बहुत लोग अभी तैयारियां कर रहे हैं, तो उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? उन सबको सर मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास बहुत जरूरी है किसी भी सफलता पाने के लिए। बहुत अच्छा। आपका गांव कौन सा हुआ? सर मेरा गांव हनोली है, ब्लॉक पिकेस है। अच्छा, जिला अल्मोड़ा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। थैंक यू। अब हम दूसरे सफल अभ्यर्थी का रुख करते हैं, आप उठिए। सर मेरा नाम संदीप उनियाल है और मैं टीरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पहले तो सर सभी छात्रों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सब जो ये प्रक्रिया थी परीक्षा की वो बहुत जल्दी पूरी करवाई, और सभी छात्रों की तरफ से आपका धन्यवाद सर। चलिए संदीप जी, आप समेत सभी को मेरी तरफ से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा। कैसा अनुभव रहा आपका? किस विभाग में हुआ है चयन? सर मेरा चयन आवास विभाग में हुआ है सर। अच्छा। और अनुभव जो अब तक का था सर, मैं 2019 से लगातार तैयारी कर रहा हूँ, तो अब तक का अनुभव सुखद भी रहा, मिक्स अनुभव रहा सर। बीच में कुछ चीजें खराब हो गई थी, इसके बाद फिर चीजें ट्रैक पे आ गई, अप्स एंड डाउन ज्यादा थे, लेकिन अंत बना तो जग बना। बहुत अच्छा। आपने पढ़ाई कहाँ से करी? पढ़ाई सर मैंने देहरादून से की है। अच्छा, डिप्लोमा कहाँ से किया? डिप्लोमा सर मैंने देहरादून से किया है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कब करा था आपने डिप्लोमा पूरा? डिप्लोमा सर मेरा 2014 का पास आउट है सर। अरे वाह। तो उसके बाद बीटेक की है। तो बीच में लंबा समय हो गया, 10 साल हो गए। इससे पहले सर एक्चुअली क्या भर्ती ये काफी लंबे समय बाद ये भर्ती आई थी कि जिसमें हमारा चयन हुआ, काफी लंबा टाइम हो गया था। आपके आने के बाद ये भर्ती आ पाई है और संभव हो पाया हम सभी का चयन।
चलिए बहुत बढ़िया भाई, सब लोग जो है, हो सकता है आप लोगों के भाग्य से हम लोग भी आए हों। है ठीक है संदीप जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मधुर से अगली हमारे को सफल करती हूँ। मुझे भी अपना परिचय दूँ, बताएं कहाँ से। नमस्कार सर, मेरा नाम महजबी है। मैं हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से रहने वाली हूँ। महजबी जी, आपको बहुत बधाई। आपका का रुड़की प्रॉपर में है घर आपका? जी सर। अच्छा, पढ़ाई आपने कहाँ से करी? सर मेरी पढ़ाई कलिंगनाथ पॉलिटेक्निक रुड़की से ही हुई है। अच्छा, कब हुई आप पास आउट? सर मैं भी 2014 की पास आउट। ओहो, तो आपने भी 10 साल क्या किया बीच में फिर? सर इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की बीटेक में, और 2020 में मेरा पास आउट है। उसके बाद मैं तैयारी में लगी थी। तो ये लंबा समय जो 10 साल का रहा, तो इसमें आपने क्या? सॉरी सर, मेरा 2014 नहीं 2017 पास आउट है। अच्छा 17। कोई बात नहीं, तब भी 17 से भी 7 साल हो गए। जी सर। तो नहीं, इस बार जो ये प्रतियोगिता, ये परीक्षाओं की हुई, इसके बारे में आपको कैसा लगा? ये प्रक्रिया कैसी रही? सर इस बार जो प्रक्रिया हुई है वो तो काफी अच्छी तरीके से हुई है, काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई। और बीच में एक बार ये कैंसिल हो गई थी, तो काफी निराशाजनक हम सबके लिए। पर इस बार जो भी हुआ, नकल विरोधी कानून लेकर आए, तो आ रही है आवाज, आ रही है। जो लोग आपके जैसे जो लोग अभी, जिनको अभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उनके लिए आपका क्या कहना है? सर जो लोग अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहे, क्योंकि आपके हाँ बोलिए बोलिए। सर जो आपकी सरकार काम कर रही है वो धीरे धीरे करके जैसे भी हो रहा है, जल्दी जल्दी हमारी भर्ती परीक्षाएं निकल रही हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहे। जरूर उनको सफलता मिलेगी। जी सर। चलिए ठीक है महजीबी जी, धन्यवाद आपका। हैं, बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। तो 1094 जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो आइए मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना आशीर्वाद, अपना संबोधन हम सब के बीच में रखेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में चयनित हमारे अभियंताओं के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन जी, श्री रणजीत सिन्हा जी सचिव, श्री एसएन पांडे जी, डॉक्टर आर राजेश जी, और यहाँ मेरे साथ श्री विनय शंकर पांडे जी, नितिन भदौरिया जी, श्री अजय मिश्रा जी एवं सभी विभागों के सभी हमारे सभी अधिकारीगण, सभी हमारे फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।